ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम और मेरे साथ इस वक्त, जैसे कि आपको पता है कि मौजूद रहना है आज राजू जमील साहब ने, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजू जमील साहब, जिनको हम वेलकम करेंगे अपने शो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताएं कैसे हैं? खैर खैरियत से। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे टाइम दिया अपना, और आज हमें डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में किया है जिसके बारे में जानने के लिए हम लोग बहुत बेकरार हैं। अच्छा जी सर, माशाल्लाह। जी सर। हमें भी कराची में पहली दफा अल्लाह ताला ने सर्दी दी है, वरना हम तो तरस जाते थे कि सर्दी कभी हमारी तरफ भी एक चक्कर लगा ले। जी जी सर, इस दफा तो बड़ी जोरों की सर्दी पड़ रही है वहां पे। ये अजीब है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसके तहत पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा हमें भी सर्दी की लिफ्ट मिल गई इस दफा। बहरहाल आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा चलता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मेरी भी कतर की बड़ी यादें हैं, मैं भी रेडियो कतर में कुछ प्रोग्राम किया करता था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अंदाजा है। और पता चला था हमें, जब हमारे इस दफा हम बना रहे थे अपनी बर्थडे, तो उस वक्त ये बात मुझे जब पता चली, खैर मैं तो उससे बहुत पहले से आपका इंटरव्यू प्लान कर रही थी कि किसी तरह से हो सके हमारी आपसे बात हो और हम आपके एक्सपीरियंस के बारे में, माशाल्लाह इतने अरसे से आप काम करते आ रहे हैं, तो उसके बारे में जान सकें, और भी बेशुमार चीजें जो मुझे आपसे पूछनी है। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमें अपने बचपन के बारे में बताएं। माशाल्लाह से ये हम सब लोग जानते हैं कि जमीलुद्दीन आली साहब के आप बेटे हैं, तो थोड़ी सी कुछ बचपन की मेमोरीज क्या थी, आपको क्या याद है, किस तरह का घर का माहौल था? घर का माहौल बहुत अच्छा था, और मेरी याददाश्त जाती है, मेरी उम्र 6 साल है जब से मेरी याददाश्त, मुझे हर चीज याद है 6 साल की। वाओ। हम लोग यहाँ रहा करते थे, ये जो एफटीसी का पुल है, फ्लाईओवर है एफटीसी का, उसके बिल्कुल साथ एबीसी लाइन है, वहीं मैं पैदा हुआ था, वहीं हम रहा करते थे, और वहीं मैं 6 साल की उम्र तक, नहीं 5 साल की उम्र तक मैं वहां रहा हूँ। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। मेरी बड़ी यादें हैं वहाँ की। मेरे पड़ोस में जो मेरी एक नेबर थी, वो भी मुझे याद है, उनका नाम परवीन, और हमारी एक रेडियो पाकिस्तान के, बहुत पाकिस्तान टेलीविजन की बड़ी मशहूर शख्सियत है इजहार काजमी साहब, वो, उनकी बेगम, जाहिर शी वाज नॉट मैरिड देन, मेरी फूफी की बहुत दोस्त थी, वो हमारे पड़ोस में रहती थी बिल्कुल। ये क्वार्टर्स थे, ये एबीसी लाइन में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलते हैं, क्योंकि मेरे वालिद ने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली थी इंडिया में रहते हुए, तो उनको ऑफिशियली यहाँ एक 2 कमरे का घर मिला था। तो हमारी पड़ोस में शाहिदा आंटी रहती थी, जो पाकिस्तान टेलीविजन पिंडी से बहुत बड़ी अदाकारा बनी थी। तो शादी के बाद वो, she got settled in Washington. उनके हस्बैंड को वॉइस ऑफ अमेरिका में भेज दिया गया था, तो वो वहीं सेटल हो गए थे। बेटियां भी वहीं हैं, बेटे भी वहीं हैं, सब। उनसे मेरा राब्ता हुआ था, कोई जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से मेरा राब्ता हुआ था उनसे, इत्तेफाक से फेसबुक के जरिए उनकी बीवी आ गई थी। मैंने उनकी तस्वीर लगाई थी कि ये कौन मोहतरमा है, साहिल लगी, मेरी अम्मा है, उनका नाम शाहिदा काज़मी है। और फिर दूसरा मैसेज आया कि मेरी अम्मा कह रही है राजू से कहो तू कैसा है। मैंने कहा मुझे जानती है, कहा जब आप थोड़ा सा सर आई थिंक घर आए थे, जी जी, तो जब आपको गोद, हाँ सही, तो ये आपके कोई सिस्टम, मेरे ख्याल में कोई मसला है, कोई मॉनिटरिंग होती है सिस्टम की, उसकी वजह से थोड़ा सा एक गैप दे के आता है। खैर एनीवे, बहुत यादें हैं उस जमाने की। और फिर असल यादें जो है मेरी गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी की हैं, जो मेरे वालिद को एक नया अपार्टमेंट, नया फ्लैट एलोकेट हुआ था, वहां की यादें बहुत ह्यूज हैं। गार्डन रोड सामने जो जमाने में गांधी गार्डन कहलाता था, अब कराची जू है, वो हमारे घर के बिल्कुल कोई 3 मिनट की वॉक पे था। अच्छा। और रातों को शेरों की आवाजें आती थी धाड़ने की, उसकी वजह से हम डर के मारे सो जाते थे। अच्छा। दादी अम्मा कहती थी देखो शेरों ने धाड़ना शुरू कर दिया, अब सो जाओ। तो हम सो जाते थे जल्दी। सही से। गार्डन रोड की बड़ी यादें हैं। वाह। और फिर गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में
तो हमारी यादों में, मेरी यादों में तो ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगी। बिल्कुल सर, वो जानना चाहूंगी। हमने गार्डन रोड में हमारे पड़ोसी होते थे हनीफ मोहम्मद, जी जी जी, हनीफ, और जाके अब्दुल हन्नान की दुकान से एक शेर के करीब वो लेकर आओ हबशी हलवा। तो हम सब यंग लड़के जो थे, मेरा एक दोस्त था बंगाल से, हफीज, अब भी मुझसे राब्ते में, मेरी जान जिगर है वो। अच्छा। वो, उसका भाई अहमद, और मैं, मेरा एक दोस्त और था फिरोज, हम सब उसके पास गए, हनीफ भाई के पास, मिठाई खाने के, बच्चा हुआ है आपके यहाँ, मैं खाना खिलाइए, आप मिठाई खिलाइए। अच्छा। और वहां वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आई थी पाकिस्तान में 1959 में टेस्ट मैच खेलने। तो एक बस आया करती थी इनको, हनीफ भाई को लेने के लिए, और मुश्ताक ने भी अपना डेब्यू कर लिया था। वो यादें हमारी है कि हम बस में बैठ के नेशनल स्टेडियम चले जाते थे। आज भी मैच हो रहा है, मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ, तो मुझे ये नेशनल स्टेडियम देख के यादें आ रही हैं। अच्छा। कि वहां मैं मैच देखा करता था। मुझे आज तक, मेरी याददाश्त ऐसी है कि मुझे आज तक वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ियों के नाम याद है। अच्छा, सुने आप, विकेटकीपर था अलेक्जेंडर, अच्छा, उसके बाद रोहन कनाई, चार्ली ग्रिफिथ, बेसिल बुचर, नर्स, और वेस्ले हॉल, कोई 7 फुट लंबा आदमी, वो बॉलिंग कराता तो तकरीबन पवेलियन से, हमारे जहां से बैट्समैन एंटर होता है, तकरीबन वहां से भागना शुरू करता था। तो हम आंखों पे उंगलियां, हाथ यूं रख देते थे कि यार ये बॉलिंग करा रहा है, ये किसी को मारने जा रहा है, ऐसी बॉलिंग कराता था। सही। और भट्ट साहब जो चेयरमैन भी हो गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उसको फेस कर रहे थे। उस जमाने में कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं थी, तो अगर बॉल किसी के लग जाती उसकी तो अल्लाह बस पैर ही रखे। तो बस ये था कि ये यादें। फिर हमारे साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब हमारे पड़ोसी थे। इनके वालिद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया करते थे, और उनके नहर वाली हवेली दिल्ली से, मेरे वालिद से भी उनके बड़े अच्छे आलो हाई थी। तो ये मुशर्रफ साहब सेंट पैट्स में पढ़ा करते थे, सेंट पैट्रिक्स में। ये बड़े सीरियस थे, बड़े, ये किसी को लिफ्ट नहीं कराते थे, आके खड़े हो जाते थे क्रिकेट मैच में। हम जाके इनके इर्द टहलते थे कि भाई ये क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, ये इनकी सफेद पतलून, सफेद शर्ट। और फिर एक और मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, वो और भी है, अलेक है, वजीर आजम पाकिस्तान बना था, शौकत अजीज, वो भी गार्डन रोड कॉलोनी में रहता था। उससे भी रोजाना का हल्ला गुल्ला, मिलना जुलना। फिर ये जो इतनी बड़ी सिंगर है जिसके आप गाने अपने रेडियो पे लगाती होंगी एफएम में, रूना लैला, ये भी हमारी नेबर थी। अच्छा, वाओ, सही, हमारी पड़ोस में थी। और एक हमारे वजीर खजाना रह चुके हैं पाकिस्तान के, डॉक्टर महबूब उल हक, वो भी हमारे नेबर थे गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में। जाहिर है उस वक्त तो यंग आदमी थे, वो स्टडीज वगैरह में अपनी परसू कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, सबसे मजेदार बात, जो मेरी इस वक्त जोजा है, मेरे माशाल्लाह 44 साल हो रहे हैं शादी को, माशाल्लाह, वो भी मेरी पड़ोसन थी गार्डन रोड में। सही। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। मेरी उनके साथ तस्वीर भी है। अच्छा। मेरी बहन की सालगिरह में आई थी, तो अम्मी ने वो तस्वीर मेंटेन करके रखी थी। तो एक जब इनसे मिले थे पहली दफा, तो अम्मी ने कहा था घर इनकी तस्वीर दिखाऊंगी, ये तुम्हारे साथ खड़ी हुई है तुम्हारी बहन की बर्थडे में। अच्छा। तो वो तस्वीर जो थी और मिला जो था, वो एंड हुआ आके शादी पे। जबरदस्त, ग्रेट। तो माशाल्लाह ये भी हमारी पड़ोस में थी, मेरी बेगम। और हसीना वाजिद जो इस वक्त बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है, इनकी फर्स्ट कजन जिसके पास ये आया करती थी, वो भी हमारी पड़ोसन थी। अच्छा। और जनरल इरशाद होते थे एक, वो भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे हैं। वो भी गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में कोई 10 महीने रह के गए हैं। जबरदस्त, क्योंकि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते थे। हाँ, मतलब इतना एक ऐसा एरिया था आपका जहाँ पे हर तरह के लोग, जिन्होंने बाद में जाके मुख्तलिफ फील्ड्स का इंतखाब किया, कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बना।
देखिए, कराची में दो 3 इलाके ऐसे हैं और चौथा भी है एक, मगर 3 इलाके मेजरली ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आगे आने वाली तारीख में बड़ा कलीदी किरदार किया है, फनून लतीफा में और गवर्नमेंट सर्विसेज में और बड़े आला ओहदों पे। गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी से आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया है कराची से, और सदर पाकिस्तान भी हो गए थे परवेज मुशर्रफ साहब, और फिर शौकत अजीज वजीर आजम बना है, डॉक्टर महबूबुल्लाह वजीर खजाना बने हैं, और फिर बाहर के यानी कोरिया बनाने वाले डॉक्टर महबूबुल्लाह हैं। कोरिया को उन्होंने सारी जाके सारा इकोनॉमिक ने उनको इस्तेमाल नहीं किया यहाँ। हम अपने ही चक्करों में पड़े थे कि नहीं ये रिफॉर्म ये ला रहे हैं, वो रिफॉर्म ला रहे हैं, इनको नहीं आने दे। होती है अपनी इंटरेस्ट लोगों की, खैर वो अलग बात है। आई डोंट राइट गो इनटू पॉलिटिक्स, मगर क्वार्टर्स वहां से रेडियो पाकिस्तान के और टेलीविजन के पाए के दकार तलत हुसैन, काजी वाजिद, अब्दुल माजिद और क्रिकेटर जहीर अब्बास, वो जहांगीर रोड की पैदाइश, जहांगीर रोड पे खेला हुआ है। और फिर पीआई कॉलोनी, वहां से बड़े बड़े लोग उठे हैं बहुत, और अभी भी उनके घर मौजूद है वहाँ। अच्छा, और एक नाज़िमाबाद तो मतलब तारीख उसके ऊपर तो किताब लिखी जा चुकी है नाज़िमाबाद। एग्जैक्टली। और पीआईबी कॉलोनी पे तो अनवर मकसूद ने ड्रामा सीरियल बनाई है, कॉलोनी नंबर 56 कुछ ऐसे ही। और गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी पे अभी तक किसी ने सीरियल नहीं बनाया। कि अल्लाह मुझे सेहत दे और जिंदगी अगर देगा तो मैं इंशाल्लाह बस रिसोर्सेज गैदर कर रहा हूं। मैं इस पे एक ऐसा सीरियल बनाऊंगा गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी पे कि लोग दंग हो जाएंगे, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना उसमें। बिल्कुल सही बात है। और वो कैरेक्टर, और हम भी वहीं की पैदावार हैं, हम तो क्या पिद्दी का शोरबा, हम तो कुछ नहीं है, लेकिन पाए के लोग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं और अब तक राब्ते में हैं। यानी मेरा जो मैं उनका मेरा दोस्त, वो मेरा आज तक जान जिगर है। हम हफ्ते में और 2 हफ्ते में एक दफा जरूर बात करते हैं। वो ढाका में रहता है। अच्छा, वाओ। और मैं उससे 2012 में ढाका मिलने गया था। तो हम लोग 15 मिनट तक एक दूसरे को गले लगा के रोते रहे कि हम इतने साल बाद मिल रहे हैं। ओहो। फिर मैं भी आपको एक बात बताऊं, मेरी एक पड़ोसन थी, 1956 में उसके वालिद का ट्रांसफर हो गया था ढाका। वो चली गई थी, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। दादी अम्मा के साथ बैठ के वो भी कहानियां सुना करती थी रात को। जैसे दादी अम्मा सुनाती थी हमें सर्दियों में वो गजक वाला आ रहा है तो जाके बाहर हम गजक ले रहे हैं और रेवड़ियां ले रहे हैं, और फिर आके दादी अम्मा के पास बैठ के चिलगोजे छील रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। तो वो भी आ जाती थी, क्योंकि बिल्कुल हमारा दरवाजा था फिर उसका आगे दरवाजा उसका था। तो वो बड़ा, उसमें कोई मसला ही नहीं था, मतलब आने जाने में। तो वो आती थी, तो मैंने उसको सन 56 में खुदाफिज कहा, और फिर मैं खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा जो पता दे गई थी, शायद मिला या ना मिला, वो मशरक़ पाकिस्तान में थी, पता नहीं कहाँ गई थी, खुलना गई थी, उसके वालिद का ट्रांसफर हुआ। 1956 में मैंने लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद 2012 में मैंने उसको ढाका में खोद के निकाल लिया। वाह, जबरदस्त, ग्रेट, वाह भाई जबरदस्त। एक तो ये मेमोरी और ऊपर से इतना बड़ा जज्बा कि जो भी आपके आसपास लोग रहे हुए, बचपन इनके साथ गुजारा हुआ है, आपने उन सबको अपने साथ कनेक्टेड रखा हुआ है। ये बड़ी कमाल की बात है। देखे ना, मेरे फेसबुक पे भी आ गई है वो। और उसकी एक तस्वीर थी बहुत छोटी, वो मेरी बहन की बर्थडे में आई हुई थी, वो खड़ी हुई थी। तो मैं जब ढाका में अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था, तो अपने आईपैड पे तस्वीरें दिखा रहा था। तो मेरे दोस्त की बीवी ने कहा अगर 1 मिनट रुकिएगा, ये क्या है तस्वीर? मैंने कहा मेरी बहन की तस्वीर है, शादी सालगिरह की। कह लगी कब की है? मैंने कहा ये 55 है, शायद ऐसा ही है, 56 है। कह लगी ये आपने लिखा हुआ है शाहाना इस तस्वीर पे। मैंने कहा जी ये मेरी पड़ोसन थी, ढाका से थी। कह लगी ये तो मेरी मोमानी है। अच्छा
सही, तो इस तरह से फिर आपको वो मिली। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त सर। अच्छा, मैं मैंने ये कहा क्या हाँ कहलाती हूँ, उन्होंने फोन मिलाया, वाओ, उधर वो आ गई। तो मैंने फोन लेके कहा कि मैं आवाज से अगर पहचान सकती हो तो पहचान लो कि मैं कौन हूँ। सर कैसे पहचानेगी, मतलब आपका तो बचपन होगा। मगर अब आप देखिए 1956 के बाद 2012 में बातचीत हो रही है, तो मैंने कहा पहचान सकती हो पहचान लो आवाज से। कहती है आवाज तो कुछ जानी पहचानी सुनी हुई लग रही है मुझे। अब सब अंग्रेजी में बातें हो रही मगर थोड़ा सा हिंद हो। मैंने कहा कराची। बस कह रही ओहो अच्छा, बस तो मुझे एक ही बंदा याद है। मैंने कहा कौन? का नाम तो मुझे याद कुछ नहीं आ रहा, हाथ में है, लेकिन मुझे याद है उसकी दादी के साथ बैठ के मैं कहानियां जरूर सुना करती थी। अच्छा। तो मैंने कहा वो मेरी दादी थी। तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया मुझे, ओ माय गॉड। मैंने कहा कभी तुमने ढूंढने की कोशिश की मुझे? कहने एक दफा की थी, उसके बाद जुड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, कोई लोग ही नहीं है, सब नहीं है। किससे पूछती? 3-4 से पूछा कि वे राजू को जानते हो? उन्होंने कहा कौन राजू? सही सही। तो सर आप तो टीवी पे भी आए ना फिर, तो उसकी वजह से भी मतलब कुछ हो नहीं सका? भाई वो जी, आवाज थोड़ा सा कनेक्शन खराब हो रहा है जिसकी वजह से आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। उसको मेरे वालिद का नाम। जी जी सर आ रही है, थोड़ी सी बीच में ब्रेक होती है आई थिंक कनेक्शन की वजह से, तो वो होता है, लेकिन अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी सर। अब मैं आपको बता रहा था कि आप यदि ये सोच सकती हैं कि 1956 के बाद 2012 में, क्योंकि मैं इनमें बहुत माहिर हूँ, पुराने लोगों को ढूंढने में और पुरानी चीजें रिकिंडल करने में मैं बहुत माहिर हूँ। ये तो मुझे अंदाजा है, मेरा एक सब्जेक्ट भी है। बिल्कुल मुझे अंदाजा है। अच्छा फिर अब हम आ जाते हैं एक्टिंग की तरफ। मैं मेमोरीज पे बहुत लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं पढ़ती हूँ आपको और मैं देखती रहती हूँ आपका सारे जो आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं जानना चाह रही थी फिर एक्टिंग का शौक कैसे पैदा हुआ आपको, क्योंकि आपके वालिद तो एक बहुत बड़ा नाम है सहाफत का, तो आपने जर्नलिज्म को छोड़ के आप एक्टिंग की तरफ कैसे आए? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जरा चेक कर लूं। मेरे वालिद का सहाफत में नाम नहीं है, मेरे वालिद का नाम है आवाज से फिर ब्रेक, आवाज फिर ब्रेक हो गई थी, फिर से जरा बताइएगा। मैं आपको जरा समझा दूं। जी जी सुने। जी जी जी। सहाफत जो होती है, सहाफी अलग होता है, वो अखबारी नुमाइंदा होता है, रिपोर्टर होता है, और लेकिन अगर कोई आर्टिकल लिख रहा हो अखबार में तो वो सहाफी टेक्निकली सहाफी नहीं होता, वो सहाफी जर्नलिस्ट को कहते हैं। अच्छा, ये मेरे वालिद ने 60 साल जंग अखबार में आर्टिकल लिखा है, वो नसर निगारी थी। मतलब दुनिया मेरे आगे, दुनिया गए थे, पूरी दुनिया घूम कर आए थे, तो मीर खलील रहमान ने उनसे कहा कि मियां तुम पूरी दुनिया देख कर आओ। मेरे वालिद के बड़े करीबी दोस्त थे ये जंग अखबार के मालिक, बल्कि उन्होंने और मेरे वालिद ने चांदनी चौक दिल्ली में 1939-40 में ये जंग शुरू हुआ है अखबार। तो जब जंग अजीम शुरू हुई थी, एक सफे का अखबार शुरू हुआ था जंग, तो मेरे वालिद ने मीर खलील रहमान साहब जो उसके मालिक थे, अपनी अखबार छापा करते थे, वो साइक्लो स्टाइल टाइप अखबार छपता था पूरा आगे पीछे, तो वो खड़े के बेचा चांदनी चौक पे मेरे वालिद ने, और उन्होंने बल्कि खलील रहमान ने तो साइकिल पे डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा है। 1 पैसे का था शायद, ऐसे ही कुछ, अगर मेरी याद सही है। मगर मेरे वालिद ने इस बारे में बहुत तफसीली लिखा है, और फिर उन्होंने ही मेरे जी से कहा कि भाई आली साहब, यार इतनी दुनिया दिखाए हो, हार्वर्ड हुआ हो, यूनेस्को हुआ हो, स्कॉलरशिप, क्या मतलब कुछ बैठे रहोगे चुप? तो अबू ने कहा नहीं क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा भाई लिखो,
तो अब उन्हें फिर दुनिया मेरे आगे के नाम से अपना आर्टिकल शुरू किया, पूरा लिखा, पूरी दुनिया के बारे में लिखा। फिर आगे जाके आर्टिकल का नाम चेंज हुआ नकार खाने में, जो फिर हालात हाजरा पे लिखना शुरू किया। कोई आदमी किताब लिखता तो उसके ऊपर लिखा कि बड़ी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, उस किताब की तहकीक पे लिखते वो, भाई ये किताब इस बारे में है। मुल्क की हालात के बारे में लिखते, बिजली क्यों बढ़ रही है, क्या वजह है, लोग चीख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई बिजली इसलिए बढ़ रही है, ये वजह है, ये वजह है। तो मतलब उन्होंने इस्लाही काम किए सारे। उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई, उर्दू कॉलेज चलाया। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के वो जानशीन है बाबा उर्दू के, कि उनके और बाबा उर्दू का नाम लिया जाता है सिर्फ पाकिस्तान में। अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान जब 1947 में आ गई थी, तो सिर्फ पहले बाबा उर्दू थे, उनके साथ उनके रफका थे, उनमें अव्वलीन जो थे मेरे वालिद थे। उसके बाद भी शामिल हुए उनके साथ। अपने मुशफ़िक़ ख्वाजा का बहुत बड़ा कलीदी किरदार है अंजुमन तरक्की उर्दू बनाने में। सही। असलम फर्रुखी साहब का, साहर अंसारी साहब का, और अपना इब्न ईशा साहब का, और एक और साहब हैं तो सर नसीर जाफरी और आफ्ताब साहब। तो आगे की बात है, ये तो सदर बने थे। सदर तो मैं भी हुआ हूँ, और मैं इस वक्त अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान का आखिरी मुंतखब सदर हूँ। मेरे इलेक्शन के बाद इलेक्शन नहीं हुए। अब सुना है कि कुछ लोग आके बैठ गए उस पे और कुछ कब्जा कर लिया है, जो भी उसको आई कांट से। कोई केस वेस भी हुआ है, मुझे भी नोटिस आया है, किसी ने केस किया। तो सर आपने मतलब लिखने लिखाने की आपके अंदर है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आपने लिखने के बजाय आपने एक्टिंग की तरफ क्यों मतलब आए थे? आप प्रोफेशन आपने ये वाला क्यों चुना था? नहीं, आपको मैं पहले थोड़ा सा बता दूं अपना बैकग्राउंड। प्रोफेशनली मैं अदाकार नहीं हूं। मेरा काम अदाकारी, मेरा पेशा अदाकारी नहीं है, मेरा जरिया माश अदाकारी नहीं है। मेरा जरिया माश, मेरा पेशा बैंककारी है। मैंने बैंक 1970 में ज्वाइन किया था, 71 में, और 40 साल मैंने बैंक की खिदमत की है, जिसमें 3 साल एक्सटेंशन किए हैं प्राइवेट बैंक से, जो कि प्राइवेट बैंक बड़ी मुश्किल से एक्सटेंशन देता है आप। 40 साल मेरे बैंक में सर्व हुए, जिसमें मैं टॉप रेटेड पोजीशन पे गया हूं। रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव कराची जैसे शहर का बनाया था मुझे, जहां 90 से ज्यादा ब्रांचें थी, और एक उस्ताद थी यहाँ। मैंने उसको कंट्रोल किया, उसको चढ़ा के पता नहीं कितने अरब पे ले गया डिपॉजिट। फिर मुझे कराची का, पूरे बलूचिस्तान और सिंध और कराची, सिंध का और बलूचिस्तान का जनरल मैनेजर बनाया गया यूनाइटेड बैंक में। तो ये तो सारी मेरी फतवात है। कतर में मैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रहा हूं, मगर वो दूसरा बैंक था। मैं अपने बैंक से नाराज होके किसी बात पे छोड़ के 2 मिनट में मुझे बैंक ऑफ ओमान वालों ने ले लिया था, जो इस वक्त मशरिक बैंक कहलाता है, वो मैं कतर आ गया था। सही। तो सर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे रहा? महमूद पे। हाँ, तो एक्टिंग जैसे आपने शुरू कर ली थी, एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया था आपका, तो उसके बारे में पहले मुझे बताएं। एक्टिंग तो मैंने 1967 में शुरू की थी। अपना प्रोफेशन शुरू करने से पहले मैंने अदाकारी शुरू कर दी थी। मगर मेरे वालिद ने कहा था कि यार तुम देखो अदाकारी वगैरह के चक्कर में पड़ गए हो, अब तुम्हारा फिल्मों की तरफ भी रुझान हो जाएगा, तो जरा ये सोच लो, अभी से तय कर लो कि अदाकारी करनी है या कुछ प्रोफेशनल जॉब करनी है। क्योंकि में तो अगर तुम्हारे पास ड्रामा मिलेगा या फिल्म मिलेगी तो पैसा आएगा जो तुम अपना आपको चला सकोगे, और फिर आगे चल के तुम्हारी शादी होगी, घर गृहस्थी होगी, तो उससे तुम डिपेंडेंट हो जाओगे कि तुम्हारे अपनी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी। तुम अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ले आओगे, क्योंकि अदाकार को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाना जरूरी होता है। क्योंकि अब क्या करे, उसको रहना है, उसको आगे चलना है। कि जैसे आजकल कोविड है, तो कोविड में एसओपी सबसे पहले ये कहता है कि भाई आप इज्तिमा ना करें, मास्क पहने,
रोजाना सुन रहा हूँ, हर तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या करे आदमी, अदाकार क्या करेगा अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं कराएगा और प्रोडक्शन हाउस वाला ड्रामा नहीं बनाएगा? जराए आमदनी कैसे आएगी? घर में रोटी कैसे पकेगी? कैसे होगा काम? सोचने वाली बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। महाराज, शायद मेरे वालिद बहुत दूरअंदेश आदमी थे, उन्होंने भी कभी अपनी इन चीजों पे डिपेंड नहीं किया। ये तो सब उन्होंने ऑनररी की। अच्छा। अंजुमन से एक धेला नहीं लिया, सारा अपनी जेब से लगाया। मेरी वालदा का जेवर बेच के अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के लोगों की तनख्वाहें दी है उन्होंने। गाड़ी बेच के तनख्वाहें दी है, क्योंकि बड़ा कुस्मा पुरसी में थी अंजुमन, मगर उनको चलानी थी वो। सही। इंतकाल के बाद उनके अपार्टमेंट से तकरीबन 6-7 लाख रुपए का सामान जो उनका पड़ा हुआ था, एयर कंडीशनर्स और डाइनिंग टेबल और क्या कुछ, और सीसीटीवी कैमरा और सारे सब अंजुमन तरक्की उर्दू को हम भाई बहनों ने दे दिया। अच्छा। कि वहां जनरेटर पहुंचा तो बिजली जाती थी, लोग दुआ देते थे कि जमीलुद्दीन आली का जो एसी था, पूरी अंजुमन जगमगा रही है, पंखे चल रहे हैं, काम आराम से चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। तो मतलब अब ये खैर दूसरे लोग हैं, जमीलुद्दीन आली का वहां से अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से। अब सुनो, जी। अब वहां ऐसे लोग बैठे जो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से जमीलुद्दीन आली की तारीख और वजूद को मिटाने के लिए एक खास स्कीम के तहत सरगर्म अमल है। नहीं सर, वो तो हो नहीं सकता। और वो मैं जानता हूँ, मुझे तिल की खबर मिलती है। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता सर, वो तो हाँ, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बादशाहत होती है ना, ये नहीं कि कोई सदर ये वो भी कब्जा, ये वो कुछ नहीं है। एक जैसे कोई शहंशाह सल्तनत मिल गई है ना, उस तरह बैठ के काम हो रहा है। स्टाफ को कहा जा रहा है कि अभी मार के बाहर फेंक दिए जाओगे नौकरी से, इस तरह चलो, इस तरह चलो, इस लाइन पे चलो, इस तरह हंसो, इस तरह देखो, उस तरफ मत देखो। ये सब चीजें मेरे वालिद के जमाने में और मेरे जमाने में तो ये ख्वाब और ख्याल में भी न लाया। सही बात है। तो सर जब कभी नजर लगती है तो नजर लग जाती है। हाँ, तो आपका मतलब ये जो एक्टिंग का था काम या और जो कुछ भी, तो ये आपका शौक है? अदाकारी का सिलसिला, देखिए अदाकारी प्योरली मेरा शौक है। मेरी जूती को रत्ती भर की परवाह नहीं अगर मुझे कोई ड्रामे के लिए ना बुलाए। हाँ, नहीं, लेकिन ये शौक कैसे डेवलप हुआ? मैं उसी के बारे में जानना चाह रही हूँ कि ये शौक कैसे डेवलप हुआ। मैं कभी ना तो भागा हूँ, ये इसलिए हुआ कि मैं स्कूल में स्टेज प्ले में मैंने काम कर लिया था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान में टेलीविजन आया कराची में 2 नवंबर 1967 को, कमर्शियल शुरू हुआ। 2 नवंबर को इफ्तिताह हो गया था, चल पड़ा था, ट्रांसमिशन चल पड़ी थी, मगर इश्तिहारात नहीं थे। फिर उसके बाद प्रोग्राम भी नहीं थे, कुछ इधर उधर के इकोनॉमिकल प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन की फिल्में दिखाते थे कि तरक्की हो रही है, बन रहा है, ये बन रहा है, ये हो रहा है। 26 नवंबर से इन्होंने शुरू किया, कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। वो प्रोग्राम थे जीना बजीना, और ये तो वो जिसमें बाहर वाले लोग भी पास लेके आ जाए, और उसमें सवाल जवाब होते थे, इनामात मिलते थे, सब कुछ होता था। मैं भी चला गया था। एक प्रोग्राम था जीना बजीना, उसमें अमानुल्लाह खिशगी साहब उसको एंकर किया करते थे, और वो प्रोग्राम ऐसा था जिसमें आपको जो जी सर सवाल करेगा वो ये 2 लफ्ज नहीं लेने आप, हाँ नहीं कहना और नहीं कहना, बाकी आपने हर तरह से जवाब देना है। तो मैं उस जमाने में खाकी ड्रेस पहन के गया था जिसके फ्लैप्स थे और बिल्कुल आर्मी का यूनिफॉर्म लग रहा था। अच्छा। तो मुझसे पहला सवाल उन्होंने किया कि क्या आप फौज में हैं? मैंने कहा नहीं। वहीं मैं लुढ़क गया। इतनी कोफ्त हुई है, इतनी कोफ्त हुई है। बाहर आके मैंने अपने दोस्तों से कहा मेरा नाम भी राजू जमील नहीं। कहने क्यों, क्या हुआ? मैं ना टीवी में घुस के दिखाऊं, मेरा नाम राजू नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा जाके। अब मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अच्छा। मेरी अदाकारी चलेगी। अब मैं पहुंच गया जनाब असलम अजहर साहब के पास। उन्होंने कहा अच्छा वो हमारे रिश्तेदार भी और हमारे वालिद के जाहिर है कौन टेलीविजन रेडियो और अदबी दुनिया का आदमी मेरे वालिद को नहीं जानता था।
उन्होंने कहा हाँ आओ भाई आओ, कैसे आए हो? बड़ा स्टाइल था असलम अजहर का। या यंग मैन, क्या भाई क्या है तुम में आए थे और ये वो। जी सर, आवाज किसी से कही हमें ताले में रखे। अच्छा सही। और कहिए ना हमें रखे, गेट आउट। अच्छा मैं कहूँगा किसी से तो मैं जरा थोड़ा सा घबरा गया और रुनक्खा हो गया। हाँ। तो मैं आहिस्ता से उठा, कहने लगे बैठे आप, मेरी बात सुने आप। मैंने कहा जी। जाओ तो अली भाई से भी कह देना। मैंने कहा जी नहीं कह रहा हूं उससे, मैं तो सिर्फ बारिश करना है। कहने लगे खुद जाओ प्रोड्यूसर, एक दफा जाओ, 4 दफा जाओ, उसके पीछे पड़ो, उससे कहो तुम्हारा ऑडिशन करे। तुम्हारा ऑडिशन करेगा, प्रोड्यूसर अगर समझेगा कि तुम अदाकारी कर सकते हो तो वो तुमको चांस देगा। मैं किसी से नहीं कहूंगा। और मेरी ये लफ्ज याद रखना, जब तक अल्लाह ताला हयात रखे तुम्हें, मुझे, या मैं ना हूं, जब तुम ना हो तो वो अलग बात है, तुम मैं ना हूं वो अलग बात है, ठीक है, ये जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, तो मैंने आज तक घेरा यानी सोर्स को उन्होंने बिल्कुल सख्ती से रखी हुई है। और मैं इंतकाल से पूरे 10 महीने पहले इस्लामाबाद उनके कदमों में जाके बैठा था असलम अजहर के। तो वो बात मेरे अमीर इमाम साहब के पास फोन करके गया, 419651 पीटीवी कराची का नंबर था। हाँ। और रजिया थी ऑपरेटर, उसने फोन उठाया, कहा जी, मैंने कहा जरा अमीर इमाम साहब से बात कराइए। कहा आप कौन है? मैंने कहा जी हम अदाकारी करना चाहते हैं, बताइए। कहने लगे अच्छा होल्ड कीजिए। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा जी मुझे अदाकारी करनी है। कहने लगा अच्छा तो करो। मैंने कहा करो से क्या मुराद है? आप कुछ करेंगे तो करेंगे ना हमें। हाँ। कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा आप हमें ड्रामे में लीजिए। कैसे नहीं लेते, आपको ऑडिशन देना होगा। मैंने कहा बताइए हम कब आए? कहने लगे अच्छा तुम खत लिखो। मैंने कहा नहीं जी हमें खत वत लिखना अब ये इतना नहीं है, हमें आप अभी बताइए। कह ले तुम कौन हो? मैंने कहा मैं राजू जमील हूँ। अच्छा यार तुम एक काम करो, फिर तुम इस वक्त 11 बजे है, तुम शाम को 5 बजे 4 बजे आ जाओ। अच्छा कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं तो PCHS में ब्लॉक 6 में रहता हूँ। कहले आ जाओ। मैं पहुंच गया। गेट पे मेरा नाम का पास, उस जमाने में पास बगैर अंदर नहीं जा सकता था कोई। अब भी यही है। आज तक जब से मैं एस्टेब्लिश हुआ हूँ आज तक चौकीदार बुढ़ा हो गया है, वो आके मुझे सलाम करता है, राजू साहब आए, गेट खोलो फौरन। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। खैर मैंने जाके ऑडिशन दिया, उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट दे दी, कैमरा एक सामने रखा हुआ है, कहाँ पर हूं मैं, और उन्होंने मेरा मेकअप कराया और कहा आप ये बोल दीजिए। और किसी को डांट रहा है, यंग आदमी है और इसकी लड़ाई हो रही है, बस ये आपने करना है, अब आप कीजिए। उन्होंने जनाब मेरा ऑडिशन किया है 10 मिनट्स का। अच्छा सही जी सर। तो 10 मिनट के ऑडिशन के बाद फिर क्या नतीजा निकला था उस दफा? और उसके बाद मैं हल्का हूं मेरे जी जी हेलो जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, फिर से बताएं। 10 मिनट का ऑडिशन आपने दिया जी, आपको आवाज आ रही है? 10 मिनट का आपने ऑडिशन दिया, उसके बाद फिर जी मेरी जी आपको तो आपकी आवाज मुझे बिल्कुल अच्छी तरह आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? जी 10 मिनट का ऑडिशन हमने सुना था, उसके बाद फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला सर? भाई मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको बताएंगे, फिर मुझे नंबर मेरे पास घर पे फोन था। तो मैं गया, तो जब मैं गया तो मेरे इमाम साहब पता नहीं कहीं बिजी थे, कोई रिकॉर्डिंग करा रहे थे। तो उन्होंने कहा यार मैं तो इस वक्त रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, तुमने मुझे बताया नहीं तुम जमीलुद्दीन आली के बेटे हो। मैंने कहा क्या मतलब, वो बताने से क्या होता, क्या मतलब?
कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो जब फोन किया तो मैंने कहा ये किसका घर है, उन्होंने कहा जमीलुद्दीन अली का घर है। अच्छा, तो यहाँ कोई राजू है? उन्होंने कहा जी राजू है यहाँ। उन्होंने कहा उनके असिस्टेंट ने फोन किया था, मरगूब ने। तो मैंने कहा तो अली साहब का बेटा है जी। मैंने कहा अच्छा, तो इन्होंने मुझे बुलवाया। अच्छा, ये मेरे ऑडिशन पास कर चुके थे, जब मुझे फोन किया था, इनको पता नहीं था मैं जमीलुद्दीन अली का बेटे हैं। जी जी। अरे बताइए। उन्होंने कहा राजू। उन्होंने कहा जी मेरा बेटा है। उन्होंने कहा जरा उससे कहिए हमसे आके मिल ले। तो मैं तो जनाब अमीन ने जिस वक्त कहा है तो मैंने बाहर डाइव मारी। गाड़ी अबू की दूसरी थी, एक बैंक की गाड़ी अलग थी, घर की गाड़ी एक थी। वो लेके मैं ऐसा हवा हुआ हूँ कि मैं समझा कि गाड़ी हवाई जहाज की तरह चला रहा था मैं। अब मैं पहुंचा हूँ तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, कहा इसमें एक सीन का रोल है, अभी आपको ये करना होगा और सुन लेंगे। तो जनाब मेरा एक सीन का रोल था वो, और मैंने वो अदा किया। और साहब ने मुझे और बड़ी अब कराची में रहते हैं और मुझसे अभी भी राब्ते में बाकायदगी से, उन्होंने मुझे लीड कैरेक्टर दिया एक ड्रामे में तूफानी दोपहर, जिसको लिखा था हिजाब इम्तियाज अली ने। इम्तियाज अली ताज साहब की वो जो है हिजाब इम्तियाज अली ने लिखा था। और उसमें मेरे साथ कास्ट में काजी वाजिद थे, मासूमा शाह जो उस वक्त आगे जाके मासूमा लतीफ चार्ली हो गई थी, खालिद अनम की सास, और संतोष रसल एक होती थी जो कनाडा में सेट है। वो बड़ी पाई की स्टेज की और रेडियो की आला तरीन फनकारा, मतलब सदाकार तो कमाल की थी रेडियो की वो। फिर फिल्मों में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, टीवी पे कम काम किया उन्होंने, शायद एक आध सीरियल किया है उन्होंने। ड्रामा जमाने में सीरियल कम होते थे, ड्रामे ज्यादा होते थे, लॉन्ग प्लेज या शॉर्ट प्लेज जो होते थे। तो वो थी, और हम दो लीड कैरेक्टर थे, मैं और काजी वाजिद। अच्छा। तो वो जनाब हमने किया, और उसका नाम था जी जी जी। नाम फिर बताइएगा सर, आपकी आवाज फिर कटी है बीच में। पर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। सही सही। और मेरी जो लगावट थी वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुई जो आज तक जारी है, और जो अल्लाह को प्यारे हो गए वो दिल में है, और उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त काटा है। जैसे कि काजी वाजिद मुझसे 10 साल उम्र में बड़ा था, मगर मेरा इतना बेहतरीन दोस्त था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि हमने 2 दफा स्कॉटलैंड में काजी एक ही कमरे में ठहराए जाते थे। अच्छा। राजू और काजी साहब जो हैं, काजी वाजिद साहब, इन दोनों की बड़ी बनती है, इनको एक ही कमरे में ठहराया जाए। तो हम स्कॉटलैंड में ग्लासगो में 2 दफा गए। और काजी ने तो दुनिया घूमी है, वो तो बहुत बड़ा अदाकार था, वो तो प्रोफेशनली अदाकार था ना। वो तो पाकिस्तान की जो फिल्म आपने गाना सुनती है, आओ बच्चों सैर करें तुमको, पाकिस्तान की फिल्म बेदारी का गाना, जी जी, उसमें काजी वाजिद है। वो उनका सफर शुरू हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन के बाद अबू से एक सीरियस टॉक हुई। अबू ने कहा भाई तुमने अब तक तो बड़े अच्छे ड्रामे किए हैं, खुदा की बस्ती बड़ा अच्छा किया है तुमने, और भी 1-2 तुम्हारे बड़े अच्छे ड्रामे हुए हैं, अदाकारी तुम्हारी बुरी नहीं है, अच्छी है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है अदाकारी में। लेकिन राजू याद रखना कि डिपेंडेंसी तुम्हें कोई परमानेंट महीने की तनख्वाह पे नहीं रखेगा टेलीविजन या अदाकार के तौर पे, कि एक आपको जैसे होता है ना कि एक माहाना आपका मतलब एक बना लगा बंदा एक सिलसिला हो, सैलरी मिल रही हो, रिटेनरशिप कहलाती है। रिटेनरशिप जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं ना, रिटेनरशिप पे महीने के लेते हैं, और जब भी बैंक को जरूरत होती है तो उनको इस्तेमाल करता है। ये पहले जी सर।
होता था पता नहीं आजकल है या नहीं, प्राइवेट बैंक खोलेंगे, उसमें पैसे नहीं आएंगे, तुम क्या करोगे? जमाना आगे राजू बहुत महंगा होगा, जमाना आगे टफ से टफ होगा। और मेरे वालिद बहुत जबरदस्त किस्म के फ्यूचरिस्ट थे। वो पाकिस्तान की इक्का दुक्का शख्सियात में थे जो उन्होंने वॉशिंगटन का एक रिसाला सब्सक्राइब किया हुआ था जिसका नाम था द फ्यूचरिस्ट, क्योंकि उनको मुस्तकबिल के ऊपर बहुत वो था कि मुस्तकबिल के बारे में वो सोचते थे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे वो कि आगे कैसा होगा। हम हमेशा लोग कहते थे साहब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, बहुत आगे जाएगा। ये तो वो चीजें हैं जो होनी जरूरी हैं। देखिए अमेरिका 250 साल से ज्यादा पुराना है, सिविल वॉर भी लड़ा है, 30-40 लाख आदमी उड़ा दिए थे अपने, बड़ी चीजें करने के बाद अमेरिका आज अमेरिका है। इनके यहाँ ग्रेट डिप्रेशन में जूते के तस्मे पानी में गर्म करके घोल के पिए लोगों ने, खाए, वो भी जमाना देखा अमेरिका ने। ऐसे ही नहीं बन गया अमेरिका। तो बड़ी बड़ी कौमों पे बड़े बड़े वक्त आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शर्त ये है कि आप बर्दाश्त करें, सब्र तहम्मुल से रहें। बिल्कुल। ये जो कोरोना है ये तो पूरी दुनिया पे एक वक्त आया है ना। जी जी बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा सर आपने ताला आपको टेस्ट कर रहा है। हाँ अच्छा, अभी आपकी जैसे बातों से भी मुझे अंदाजा हो रहा है और वैसे भी मैं जैसे मुख्तलिफ पेजेस पे आप लिखते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में, तो मेमोरीज कलेक्ट करने का जैसे आपने कहा कि आपको बहुत शौक भी रहा है और आप मेमोरीज को बहुत वैल्यू देते हैं। जो पुराने लोग आपके साथ के लोग हैं उनको बहुत वैल्यू देते हैं। जो मैं देखती हूँ आप एक वराची पेज है उसमें भी आप कराची की बहुत मुख्तलिफ जगह जो कदीम इलाके थे उनके बारे में आप अक्सर आर्टिकल्स लिख रहे होते हैं। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि ये जो है ये आप मतलब ये आपका शौक है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो आपकी हमारी हिस्ट्री में? देखिए शौक जो होता है वो किसी मकसद से होता है। वो सिर्फ पहला आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है और जी सर थोड़ा सा कनेक्शन में फिर प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा कोशिश करता है कि मैं अब ठीक है जी, अब ठीक है। हेलो जी जी अब सही है, अब ठीक है सर। देखिए मैंने कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो लोगों ने बज़ाहिरन, और मुझे नजर नहीं आया कि लोगों ने मुझे लिख के कहा हो कि बड़ा कमाल का लिखा है आपने, लेकिन नोट किया, हुकूमत ने भी नोट किया और उसको अमल पैरा हुई उस पे। इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा है, इस हुकूमत को पता नहीं कर रहे हैं नोट कर या नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी तक ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन पुरानी हुकूमतों ने और जो मुझसे मुताल्लिक रखने वाले महकमे हैं जैसे वजारत इत्तलात है, पाकिस्तान टेलीविजन है, उन्होंने मेरी बातों पे तवज्जो दी। ये तो मैंने लिखा था, ये हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान टेलीविजन में पहली दफा लाइव टेलीकास्ट जो हुई थी वो तो जुल्फकार अली भुट्टो की एक विजिट थी अमेरिका की, शायद वो लाइव टेलीकास्ट हुई थी या कोई था ऐसे कोई। लेकिन एक बॉक्सिंग हुई थी मोहम्मद अली क्लेग और जॉर्ज फोरमैन के दरमियान किनशासा में। तो ये पीटीवी ने अनाउंस किया था कि हम डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे। अच्छा उधम मच गया था पूरे राइट, क्योंकि पहली लाइव ट्रांसमिशन थी तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। डायरेक्ट लाइव जो है ना, दो चीजें लाइव देखना ऐसा था कि ईद आ गई है, मतलब कोई क्या है। एक चीज और दूसरी ये चीज थी कि अभी आपको नजर आ जाए ना लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज, तो आप बेहोश हो जमीन पे गिर जाते थे। अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ हो गया ऐसा जिससे हम तबाह और बर्बाद होने वाले हैं। सही बात है बिल्कुल। और अब तो हर चीज ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे 5-6 साल में या 2-3 साल में एक दफा कभी ब्रेकिंग न्यूज नजर आ जाता था पीटीवी पे। इस वक्त दिन में 51,000 दफा ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ आता है। अगर कोई वजीर
सिर्फ छींक मार दे तो ब्रेकिंग न्यूज आती है कि उन्होंने डेढ़ मिनट तक छींक मारी है, ये ब्रेकिंग न्यूज आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये अलमिया है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। ब्रेकिंग न्यूज की वैल्यू ही खत्म कर दी है इन्होंने। अब कभी आते ही नजर तो मैं तो चैनल क्लिक कर देता हूँ कि नो नथिंग डूइंग, ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे पता है क्या होगी। तो ये तो देखिए, हम उस माहौल में पले बड़े हैं जब ड्रामे की एक वैल्यू थी, जब ड्रामे में एक शराफत थी, ड्रामे में एक हद थी, ड्रामे में मतलब लोग तहजीब सीखते थे। अंकल उर्फी, जी अंकल उर्फी को भी टेलीकास्ट होने नहीं दिया एक हुकूमत ने। क्या वजह थी कि उसमें शायद कोई एक खातून थी, हमारी अदाकारा थी अजरा शेरवानी, उस जमाने में बड़ा आम था स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, तो बहुत आम था, देख पहनता था वो जी, तो वो दिखाया नहीं जा सकता था, इसलिए वो दिखाया ही नहीं गया। सही। फिर वो जब हट गए और कुछ हुआ तो फिर दिखाया गया। ठीक है, ओके, सही। एक ड्रामे में एक शर्त थी कि अगर खातून को दिखाना है तो खातून सर पे रुपट्टा जरूर रखे, अगर रुपट्टा नहीं रखेंगी तो नहीं आ सकती। तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोड्यूसर और अदाकारा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे पता है सर नाम बहुत उनका, बड़ी प्रोड्यूसर थी, उन्होंने मार्का तो लारा ड्रामा सीरीज रिकॉर्ड की हैं, डायरेक्ट की हैं, और अदाकारा भी कमाल की थी, बहुत पुरानी आर्टिस्ट। उनको एक मेरे साथ कैरेक्टर दिया गया था, मेरी ऑफिसर का, मैं उनका बॉस। तो जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि तैयार है, वो बहुत करीब था आपको, उसने कहा भाई वो रुपट्टा ओढ़ो, स्क्रिप्ट मैं नहीं काम करूंगी, मैं रुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी। भाई तब क्या ओकेजन क्या है, गोल्फ कोर्स पे मैं आई हुई हूं तो रुपट्टा, मतलब हर चीज की हर एक अटायर होता है जिसमें दिखाना चाहिए जो सीन की मुनासबत हो। क्या है, पर ये अपना नजरिया है और मैं उसकी कदर करता हूं, उनकी जो भी उनका स्टांस था। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जमाने में जो ड्रामे स्क्रिप्टिंग थी और राइटर्स थे, और अदाकारी थी, अब आपको इसलिए पावर नजर आती है। आपको मैं सीक्रेट बताता हूं कि आजकल की ड्रामा सीरियल वगैरह क्यों कामयाब होती हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब होती हैं, कमर्शियली। आपको पता है, हम जैसे लोग 70-71 साल जिनके बाल सफेद हैं, दे आर द मोस्ट अनवांटेड पीपल ऑन टेलीविजन ड्रामास। बसदे मजबूरी, इंतहाई मजबूरी, अगर दादा का कैरेक्टर चाहिए और सफेद बालों वाला, चेहरे पे झुर्रियां, ये ऐसा कुछ चाहिए, तो मजबूर हो जाते हैं वो लेने के लिए। और ऐसे कुछ लोग अल्लाह ताला ने भी जिंदा रखे हुए हैं, कुछ चले गए तो आ जाते हैं वो मामला। लेकिन पहला रूल ऑफ लॉ ये है, जो कि आप इसकी जिम्मेदार, मैं व्यूअर को और सामाईन को, नाजरीन को कहता हूं कि उनको चाहिए हुस्न, लड़की खूबसूरत तरीन हो, अगर खूबसूरत नहीं है तो चार्मिंग हो, अगर चार्मिंग नहीं है तो खुदा हाफिज, और लड़का हैंडसम हो, अगर हैंडसम नहीं है तो स्मार्ट हो, और कम अदाकारी में उसके वेरिएशन और डायलॉग वगैरह कोई एक आवाज का मीठापन हो, तो फिर वो हैंडसमनेस और स्मार्टनेस को खा जाती है, वो आवाज की जो लय है, आवाज का जो सोच है, तो वो लोग कामयाब होते हैं। और ये आप लोग करते हैं उन्हें कामयाब, क्योंकि जो लोग आप पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सर, मतलब कुछ अरसे तो से ये लोग वॉच करते हैं कि इफेक्ट करती है, इतना ज्यादा इफेक्ट करती है कि जो इश्तिहार देने वाली कंपनी है, प्रोडक्ट्स वाले हैं, कोई बिस्किट वाला है, कोई दूध वाला है, कोई सिम वाला है, कोई
चाय वाला है, कोई किसी भी प्रोडक्ट वाला है, वो भी ये सोचता है कि यार अब तो मैं भी अपना इश्तिहार दूंगा तो देख के दूंगा कि कास्ट में कौन कौन है। एग्जैक्टली मतलब अब तो बहुत अरसे से ऐसा हो गया है कि अगर किसी नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, जैसे किसी हीरो का अगर रंग कम है, सांवला है, तो अब हीरो भी नहीं आता। हीरो भी गोरे गोरे बिल्कुल बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन के ढूंढे जा रहे होते हैं और उनको भी अब काम नहीं मिल रहा होता। जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं, फैसल कुरैशी, फहाद मुस्तफा, इन लोगों को ये सिलसिला कम हो गया था इनका। देखिए बात यह है कि ये आपने जिनके नाम लिए ये तो बिल्कुल मेरे बरखुरदार जैसे होते हैं वैसे हैं, बहुत जूनियर, वेरी जूनियर, मगर इनका चूंकि प्रोफेशन है ये, अदाकार पाए कि बहुत उम्दा अदाकार। बिल्कुल। फैसल इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट माशाल्लाह। हुमायूं सईद इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो लीड कास्ट में हो चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट में हो, आपको कौन बहुत अच्छा एक्टर लगता है, आप जिससे इंस्पायर होते हो देखकर? लुक देखिए हमारे जमाने में ये जो है आजकल माशाल्लाह, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर वो बुरा ना माने, अगर ये देखेंगे तो शायद बुरा ना मान जाए, इन्होंने बनावटी बालों का सहारा लिया हुआ है। अच्छा। फेस लिफ्टिंग का सहारा लिया हुआ है, लाइपोसक्शन का सहारा लिया हुआ है। हमने किसी चीज के सहारे नहीं लिए थे, हम अपने स्टाइल ही में वहीद मुराद थे। हमारा तो खुदा की बस्ती कोई उठा के देख ले तो लोग कई दफा धोखा खा जाते थे कि वहीद मुराद टेलीविजन का ड्रामा। अच्छा वाओ, अब तो सर खुदा की बस्ती फिर देखना पड़ेगा मुझे। ये मैं हूँ। अच्छा वाओ, जबरदस्त। मैंने खुदा की बस्ती का नाम आप देखें, देखा आपको गारंटी कह रहा हूँ, या कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है या देखेगा जब, उसको मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि लास्ट एपिसोड खुदा की बस्ती के जो है उनमें मैं हूँ, वो देख के तज्जिया करे कि ये वहीद मुराद है या मैं राजू जमील है। वाओ, खुदा कह रहा हूँ। जबरदस्त सर, अब तो मैंने लाजमी देखना है, मैंने लाजमी देखना है अब तो कि खुदा की बस्ती, क्योंकि वहीद मुराद साहब की मतलब देखिए मैं इसमें कोई अपनी तारीफ या अपने कोई वो नहीं कर रहा, मुझे वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, मैं तो लोगों की तारीफ करता हूँ। मैं तो लोगों पे आर्टिकल लिखता हूँ, आपने पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबा हमीद पे मैंने लिखा है, समीना अहमद पे मैंने लिखा है, कबीर खान पे मैंने लिखा है, तलत हुसैन पे मैंने लिखा है, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल, साजिद हसन पे मैंने लिखा है, माजिद पे मैंने आर्टिकल उसकी जिंदगी में लिखा था। उसकी वफात के बाद डॉन अखबार ने मुझसे पूरा बैक पेज पूरा लिखवाया था काजी वाजिद पे, वो अभी भी है, उसकी लिंक मौजूद है डॉन में। नहीं एग्जैक्टली, इसके बारे में भी मैं सर आपसे पूछना चाह रही थी। जी जी, कि आप माशाल्लाह मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जितनी भी शोबिस की, उनके ऊपर आप ये इसी तरह के आर्टिकल्स माइक करीब करने अपना। जी मैं कह रही हूँ कि जो शख्सियात हैं, करीब करें आप। जी जी, आपको आवाज आ रही है सर? अब आ रही है आपको आवाज? नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, वजह क्या है? अच्छा, स्लो आ रही है आपको मेरी आवाज? अच्छा, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आप मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर, हाँ अच्छा, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर भी आप आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ ही साथ एक जो चीज मैंने आपकी नोटिस की है वो ये कि आपको कराची से खास मोहब्बत है, कराची की मुख्तलिफ जगहों के बारे में आप लिख रहे होते हैं, तो उसके बारे में मुझे बताएं आप। नहीं, आप फिर उसके बाद आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा। मेरा यूट्यूब अकाउंट पे आप जाएंगी, कराची से, तो मैं कराची की पैदाइश हूँ, कराची से मोहब्बत की बात तो अपनी जगह पे है, वो जाहिर है मेरी जाए पैदाइश है, मगर मैंने तो जितना लाहौर के ऊपर लिखा है, जितना इस्लामाबाद पे लिखा है, जितना पिशावर पे लिखा है, जितना कोयटा पे लिखा है, जितना खैरपुर पे लिखा है, जितना नवाबशाह पे लिखा है, जितना मीरपुर खास पे लिखा है, जितनी वीडियो बनाई हूँ, जितनी भावलपुर की वीडियो बनाई, जितनी सरगोदा की वीडियो बनाई है, मैंगो वो क्या ऑरेंज जी सर, आवाज फिर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मैंने वीडियो बनाई है किन्नू फार्म वाले की एक, और ये भी है मेरा सूबा पाकिस्तान। वो कहते थे मेरा सूबा पाकिस्तान है, मेरा कोई सूबा नहीं है, मेरा पाकिस्तान है सूबा। सही तो यार कराची पे भी मैंने बहुत लिखा, कराची पे भी लिखा, अदाकारों पे लिखा, फिल्मी अदाकारों पे लिखा, और ये शौक होता है।
दूसरे की तारीफ करने में मुझे जरा बहुत कुछ एक अजब सी लज्जत मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि यार इस आदमी ने इतना काम किया है टेलीविजन पे और या फिल्म में, तो इसको कोई क्रेडिट एक सितारा इम्तियाज या हिलाल इम्तियाज या तमगा हुस्न कारकर्दगी जो है वो दैट्स नॉट इनफ। इसके बारे में वन शुड राइट व्हाट ही। तुम बच्चे हो ना अभी लोग, तुम्हें नहीं पता कि मोहम्मद कबीर खान किस तरह टेलीविजन में दाखिल हुए थे और किस तरह उन्होंने अदाकारी शुरू की थी, क्या उन्होंने मेहनत की थी, किस तरह आके वो पेशावर से आते थे, लाहौर बैंकर थे वो, बैंक में कोई पता नहीं कोई जॉब वॉब कर रहे थे वो आते थे लाहौर सिर्फ देखने के लिए, एक स्टेज प्ले वगैरह बैठ के देख रहे हैं और अदाकारी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कभी, तो लोग कहते थे कि यार ये आदमी कौन है, ये ड्रामा देखने के लिए रोजाना आ रहा है, एक दफा क्यों नहीं देख लेता है स्टेज ड्रामा। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा शौक है, मैं सिर्फ देखता हूँ। इतना बड़ा अदाकार है इस वक्त मोहम्मद कबीर खान, बहुत देखती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना बड़ा नाम है, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, सही बात। सबा हमीद, देखिए मैं सबा हमीद जो भी उनका सिलसिला जो भी है, मैं सबा हमीद को एक अजीम शान टेलीविजन की अदाकारा कहता हूँ। एग्जैक्टली, अमेजिंग अदाकारी करती थी वो, बिल्कुल। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसका ड्रामा एक था रात रेत और खत कबीर खान के साथ, ओफो आपको क्या बताऊं मैं, रूही बानो पे मैंने लिखा है आर्टिकल, अल्लाह बख्शे, बिल्कुल कमाल के अदाकार। उसने जर्द गुलाब और क्या क्या ड्रामे थे उसके। लाहौर से मैंने लाहौर टीवी से भी अदाकारी की है, इस्लामाबाद रावलपिंडी टीवी से भी अदाकारी की है, क्वेटा से नहीं कर पाया, पेशावर से नहीं कर पाया, सही, लेकिन लाहौर से 12-14 के करीब मैंने ड्रामे और सीरियल किए, जबरदस्त सीरीज भी की है। सर अभी मेरे पास कुछ लोगों का सवाल यही था कि अब आप अदाकारी क्यों नहीं कर रहे, इस वक्त आपने अदाकारी करना क्यों छोड़ दी है? मैंने जवाब दे दिया आपको कि अब इस वक्त जो है वो आपको जवाब मिल गया है कि मैं अदाकारी क्यों नहीं कर रहा। मुझे कोई एतराज नहीं है अदाकारी करने में, मगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाके रोजाना चक्कर नहीं मारूंगा। सही सही, तो यार जरा निकालना कोई दे दो, नो, आई एम राजू जमील, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मुझे अपने वालिद की वो लफ्ज याद आते हैं, मैंने बैंकिंग की है 40 साल, मेरी लगी बंदी आमदनी थी, अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिंदगी अता की, बहुत खूबसूरत और बहुत तरीकाशार, माशाल्लाह प्रोफेशनल, अपने प्रोफेशन में बहुत माहिर। मेरी 3 बेटियां हैं, 6 नवासियां हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अता किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं, तो सर आपकी बेटियों में किसी को शौक है? अभी इस वक्त आपकी बेटियां माशाल्लाह से क्या कर रही हैं? आपकी बेटियों के बारे में जानना चाहूंगी कि वो क्या कर रही हैं। बेटी ने सबसे छोटी एंकरिंग की थी इंडस विजन में एक जमाने में, अली सलमान के साथ। अच्छा, कोई प्रोग्राम वगैरह जो हुआ करते थे, अनुषे के साथ। अनुषे अशरफ है, बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मैं जानती हूँ, वेरी वेरी डिसेंट बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उसे खुश रखे। शी इज एन अमेजिंग गर्ल, वो बड़ी अच्छी एंकर और बड़ी बहुत अच्छे प्रोग्राम करती थी, बहुत अच्छे प्रोग्राम, बिल्कुल अशरफ, बिल्कुल तो उसके साथ मेरी बेटी ने भी की। लेकिन मेरी बेटी इस वक्त सबसे छोटी जो है वो पाकिस्तान की टॉप फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बन चुकी है। वाह, क्या नाम है सर और उनका? अल्लाह का करम है, खूब काम कर रही है, माशाल्लाह। तो क्या नाम क्या है उनका? उसने स्टैंड अलोन अपना 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 फ्रॉम होम काम करती है वो। अच्छा, ग्रेट। और 24/7 वो बिजी होती है। अच्छा, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर नाम क्या है उनका? बीच की बेटी जो है उसने भी बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, स्कूल में पढ़ाया, ग्रामर स्कूल में, और बहुत काम किया है। और मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो तो मशहूर है एज अ लोगो मेकर, लोगो बनाती है, और पता नहीं क्या क्या काम है अपने जगह पे सब। माशाल्लाह मेरी बेटियां टैलेंटेड है। मेरी बेगम बहुत टैलेंटेड और बहुत हाई कैलिबर की एजुकेशनिस्ट है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। ये तो बहुत खुशी हुई जान के सर। शादी से पहले भी एजुकेशन में काम किया, तालीम के पढ़ाती रही हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी उनकी प्रोफेशन में। और
अबू धाबी में हम रहे, वहां भी पढ़ाया उन्होंने। कतर में हम रहे, वहां भी पढ़ाया उन्होंने। आपके यहाँ कतर में एक स्कूल था, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, यहाँ भी पढ़ाया। और अबू धाबी में भी पढ़ाया, दुबई में भी पढ़ाया। और फिर कराची आई तो वापस हम जब ट्रांसफर पे आए तो पाकिस्तान के और दुनिया के टॉप रेटेड स्कूल है पाकिस्तान में, दुनिया में 14वें नंबर पे आता है वो स्कूल। और पाकिस्तान का तो टॉप स्कूल है, उसमें पढ़ाया और उसके एक विंग की हेड भी रही। अच्छा, वाह, 10 साल तक एक्सटेंशन मिली है उनको। जबरदस्त सर। अभी 2 साल पहले उन्होंने कहा कि अब मुझे नवासियों से खेलना है अपने, अब बहुत हो गया। तो मैंने कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो, बहुत तुमने कर लिया। अब मैंने कभी अपनी बेगम के मामलात में, प्रोफेशनल मामलात में दखल नहीं दी, ना मुझे पता होता था। उनका अपना मामला, और खुद वो अपना बिल्कुल बहुत सॉलिड, माशाल्लाह। अल्लाह ने बड़ा करम किया है मुझ पे, बहुत करम किया। जबरदस्त। तो मुझे अपने वालिद की वो बात याद आती है, जहां तक मैं इस वक्त रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी जरा आमदन जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने बचाया था उसी पे मैं जिंदा हूँ और वही खाता हूँ। कभी कभार कोई मुझे बुला लेता है ड्रामों में तो ठीक है, मिल जाता है कुछ। कोई इश्तिहार वाला बुला लेता है, मिल जाता है कुछ। लेकिन जी जी थोड़ी सी आवाज सर फिर ब्रेक हो रही है। ये हाथ एक मैंने यकीन नहीं करेंगी महविश, जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप रेटेड प्रोडक्शन हाउसेज में है और जो आपने मशहूर तरीन फिल्में देखी हैं अभी महविश हयात की और हुमायूं सईद की, वो उस प्रोडक्शन हाउस की मरून मिन्नत है। अच्छा, वो मैंने बनवा के दिया था अपने एक दोस्त से। उससे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इन्वेस्ट करो और बनाओ। उसने बनाया, सही उसने बनाया। और कहां से कहां पहुंच गया वो। छोटे से बजट से शुरू हुआ था, तो पता नहीं कहां है। और जब भी मैं देखता हूं और सुनता हूं, मैं आपको बखुदा आज क्योंकि फोरम मिला है, मैं कह रहा हूं आपसे आज बिल्कुल ओपनली, मैं सिर्फ अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगता हूं, नमाज में भी, अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और अता करे। बस मैं ये कहता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कहता। बिल्कुल सर बिल्कुल अंदाजा है आपका हमें, और आप माशाल्लाह से इतने बड़े दिल के मालिक हैं। ये इस बात से अंदाजा होता है कि मुख्तलिफ शख्सियात को ट्रिब्यूट देना, जिनको कोई और नहीं इतना ज्यादा, अपने हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको जो हक बनता है उनका, उस चीज का तकाजा लोग पूरा नहीं कर पाते, हक नहीं अदा कर पाते। लेकिन माशाल्लाह से आप अपने तौर पर मुसलसल कोशिश जारी रखे हुए हैं, आप मुसलसल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, मुसलसल आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। जी सर। देता अल्लाह है, ये आदत अल्लाह देता है। बिल्कुल। या आपका फैमिली बैकग्राउंड जो अल्लाह ताला ने अता किया होता है। अल्लाह ताला ने फैमिली बैकग्राउंड जो होता है ना, फैमिली को भी अल्लाह ही ने अता किया होता है। कहीं बोरी बाजार से या उर्दू बाजार से खरीद के नहीं लाता बंदा। ये सब अल्लाह की देन है। और मेरे वालिद तो और मैं भी फैमिली बैकग्राउंड पे बहुत बिलीव करते हैं कि एक सिलसिला नसब क्या है। 2 मिनट में बंदा एक्सपोज हो जाता है। 2 मिनट में बंदा एक्सपोज हो जाता है कि ये कहाँ का है, क्या आदमी है ये बंदा। 2 मिनट लगते हैं। सही सर, बिल्कुल ठीक बात है। चलें सर, अभी जो जितने वैल्यूज की बात होती है। बिल्कुल सर, तो जितने भी नए सुनने वाले, मतलब आपको पता है महविश, जी सर, महविश एक बात बताऊं, पाकिस्तान के कई प्रोडक्शन हाउस पे मेरे इतने एहसानात हैं क्योंकि मैं कभी नहीं बताया कुछ किया। आज आपके प्रोग्राम में बताना जरूरी समझ रहा हूं। मैंने इन लोगों को, जिन ड्रामों में मैं था उसमें और जिन ड्रामों में मैं नहीं था उसमें, मैंने इनकी हर तरीके से मदद की है। इनको घर दिलवाए हैं, लोकेशन दिलवाई हैं, कॉन्टैक्ट्स दिलवाए हैं, क्या क्या नहीं किया है। बड़े जो इनके लाखों रुपए खर्च होते वो मैंने फ्री में करवाए। वाह भाई, जबरदस्त, बहुत 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 जबरदस्त सर।
ग्रेट। अल्लाह ताला सर इसी तरह से आपको काम करने की तौफीक भी दे और आप इसी तरीके से लोगों के लिए आसानियां पैदा करते रहें, क्योंकि फिर जो उसका जो बदला होता है वो तो जाहिर सी बात है सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। सर मैं चाहूंगी लास्ट में जितने भी लोग जो के साथ देखिए हम ट्रेनिंग जी महवेश जी हमारी ट्रेनिंग जो है बेसिकली हमारी ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने हमें बस जो भी नवाजा और अल्लाह ताला का शुक्र है, हर चीज अल्लाह ताला की वजह से है। उसके बाद पहले अल्लाह, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग और हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं और जिस जी सर। अच्छा थोड़ी आवाज सर ब्रेक हो रही है वो हम बिल्कुल सर। सर मैं चाहूंगी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल अब थोड़ी कंटिन्यू हुई है। अच्छा सर मैं चाहूंगी कि आप जितने भी इस वक्त सुनने वाले वो लोग जो कि रेडियो ज्वाइन करना चाहते हो या टेलीविजन ज्वाइन करना चाहते हो, उनको लास्ट में अगर कोई मैसेज देना चाहें। देखें अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात और जरा तवज्जो दे दें, डू नॉट मेक इट योर प्रोफेशन। महविश भी अगर यहाँ काम कर रही है तो यहाँ पोस्ट होकर आई हुई है अपने शौहर के साथ यहाँ, और उसके अंदर टैलेंट है, तो टैलेंट की वजह से यहाँ रेडियो कतर FM 107 में काम कर रही है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सर। कल हो सकता है उसका मियाँ शौहर का ट्रांसफर हो जाए कहीं सऊदी अरेबिया या अबू धाबी या कहीं और जॉब मिल जाए कोची, मगर एक बात अपनी जगह पे बिल्कुल जी सर साफ है। लोग अपना जहां तक फन है और जहां तक शौक है उसको जरूर पूरा कीजिए। अपना टैलेंट अगर आपके है, वो अगर आप में टैलेंट नहीं होगा तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। exactly, आप चलेंगे महीने भर चल लेंगे, हफ्ता 10 दिन चल लेंगे, रिजेक्ट हो जाता है, ना नजर आ जाता है। लेकिन टैलेंट हुआ तो आप करें, मगर खुदा का वास्ता मैं यंग जनरेशन से कह रहा हूं अपनी पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, और कोई प्रोफेशन कैरियर प्रोफेशन जो होता है ना, जो कैरियर मेकिंग कैरियर जिसमें बने वो अपनाइए, अपनाइए। ये अदाकारी और पे आके एंकरिंग करना, RJ बनना वगैरह, इसको डोंट टेक इट एज अ कैरियर। इट कैन नेवर बी अ कैरियर। कभी कैरियर नहीं बन सकता आपका, कभी नहीं बन सकता। ये जहन में अपने मुंजमिद कर लीजिए। और ये मैं कह रहा हूं ज्यादातर मेल हजरात के लिए, मेल मर्द, बच्चे, लड़के, यंग लड़के, दे शुड कंसंट्रेट ऑन देयर एजुकेशन, अचीव व्हाट देयर फादर एंड मदर वांट्स, क्योंकि उनके माँ बाप बड़ी मेहनत कर रहे हैं उनपे, बहुत कमा रहे हैं, मुश्किल से कमा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या मुश्किलात होंगी उनके वालिदैन की, वालिद की, वालिदा की, मगर वो इनको एहसास नहीं होने देते। वो कमा के इनको अच्छी तालीम दिलवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। अब इनका काम ये है कि खूब दिल लगा के पढ़ें, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। करें, पैसा बचाएं, ये वो, और शौक पूरा करें। इतना हद तक ना जाए कि आपका तालीम और फिर आपका कैरियर बनाने के लिए जो आपको लवाजमात चाहिए वो अलग हो जाएं, और आप इसी चक्कर में सिर्फ पड़े रहें हर वक्त। बिल्कुल सर, ये इसमें ना जाएं। ये मेरा आपसे बड़ी सिंसियर और बड़ी ब्लंट एडवाइस है। आप सही बात है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप किसी दिन पता नहीं, बहुत अच्छी एडवाइस है सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन चीजों को साइड पे रख के आप थोड़ा सा मतलब अपना साइड बिजनेस तो बना सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं याद करेंगे कि क्या है। नहीं, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि 71 साल का हो गया, ये बुढ़ा है, पागल है। फाखिर ने मुझे कहा, जो आपका सिंगर है गाने वाला फाखिर, एक ग्रुप में उसने कहा था ये सठिया गया, पागल हो गया, बुढ़ा हो गया। ओहो, क्योंकि मैंने उसकी किसी बात से इख्तिलाफ किया था। और ये मेरे पास फाखिर ने जो कहा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है, जो मैं किसी दिन फेसबुक पे लगाऊंगा कि उसने मेरे बारे में क्या कहा था उस ग्रुप में। चलें सर, नवाज से, फैसल कुरैशी से और दूसरे लोगों से मेरे बारे में
नहीं सर, माशाल्लाह से आपकी बहुत पागल हो गया, नहीं आपकी माशाल्लाह से बहुत इज्जत है, हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। हम लोग आपको हमेशा ही, आपको जब भी देखते हैं, आपकी कोई चीज पढ़ते हैं तो दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। हर एक के लिए आपको चाहिए माविश, हर एक के लिए अच्छा सोचें। जी जी। वो जो तीन बंदर है ना, उनको अपने जहन में रखिए। सी नो इविल, हेयर नो इविल, स्पीक नो इविल। तीन बंदर जो बैठे हुए हैं ना, एक कान बंद किए बैठा है, एक आंख बंद किए बैठा है, एक मुंह बंद किए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पीक नो इविल, हेयर नो इविल, सी नो इविल। राइट, एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही, जबरदस्त सर। रखें अपना प्रोफेशन अपने दिल में और मुंजमद करके रखें। बिल्कुल सर, आप ये रखेंगे, दुनिया आपकी है। बिल्कुल, दुनिया आपकी है। बिल्कुल। चलें सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे बातें करके और इतना कुछ जानने को मिला। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आपकी जो जिंदगी है, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, अल्लाह ताला सबकी खुशियां दिखाए आपको। अल्लाह ताला आपको और आपके जितने भी सामईन हैं उनको, आपके तो नाजरीन भी होंगे, शायद आप यूट्यूब पे भी चलेंगी। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तो इस वक्त सुन रहे हैं हमारे लिस्टर्स तो आपके जितने भी नाजरीन हैं और सामईन हैं, उन सबको अल्लाह ताला खुश। जी सर, चले जी सर, बिल्कुल। आबाद जाती जी रहती है कतर में। जी जी। और माशाल्लाह उसकी बड़ी टैलेंटेड बच्चियां हैं और खुद बहुत टैलेंटेड है एक खास फील्ड में। बिल्कुल सर, मैं उनको भी आइंदा आने वाले दिनों में बुलाऊंगी जरूर। बुलाइएगा, आप उनको भी बताइएगा कतर में टैलेंट मौजूद है। और मैं यहाँ 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हूँ। एक है इगिलिटेरियंस, उसमें बहुत आला किस्म के लोग हैं। उसकी एंकर है, वो जो एडमिन है आयशा जी खान, वो बहुत खूबसूरती से व्हाट्सएप ग्रुप चलाती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के लिए भी कुछ आदाब और उसूल होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर, उनको भी हम बुलाएंगे सर। थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो इसलिए इजाजत चाहूंगी आपसे। इंशाल्लाह ताला फिर कनेक्शन रहेगा, आपसे बात करते रहेंगे, इन टच रहेंगे। तो सबको सलाम। जी सर, सबको सलाम। मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा, मगफिरत के लिए अल्लाह ताला से, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा आप सब कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली जो भी जिंदगी है उसको बहुत खुश उसलूबी से, उम्दगी से गुजरवाए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आबाद रहें। शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। आदमी के दिल में ख्वाहिश होती है और जी सर, थोड़ा सा कनेक्शन में फिर प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा पता